क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्या होता है जब एक बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए आधी रात को एक शापित पेड़ के पास उतारा रखने जाता है, और क्या होता है जब वो अनजाने में वो एक गलती कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। वो गलती पीछे मुड़कर देखना तैयारी हो जाएगी। एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी के लिए जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात को अकेले बाहर निकलने से डरेंगे। गांव की हवा शहर जैसी नहीं होती। यहाँ का सन्नाटा सिर्फ शांत नहीं देता, बल्कि अपने साथ कई डरावनी कहानियाँ और पुराने डर लेकर आती है। मेरा गांव रायगढ़ महाराष्ट्र के एक पहाड़ इलाकों में बसा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और बीच में कुछ 100 घर का यह छोटा सा बसेरा। यहाँ रात के 8 बजे ही दरवाजे की कुंडियाँ चढ़ जाती, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि रात इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि उन शक्तियों के लिए होती है जो आधी रात में घूमते हैं। यह बात करीब 3 साल पुरानी है। मैं शहर में पढ़ रहा था, तभी घर से फोन आया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी माँ, जो कभी पूरे घर को अपनी बातों से जिंदा रखती थी, अब बिस्तर पर पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें अंदर घुस गई थी और वो हर वक्त डर के मारे कुछ न कुछ बुदबुदा रहती थी। डॉक्टरों को दिखाया गया था। शहर के बड़े अस्पतालों में जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर कह रहे थे कि यह सिर्फ मानसिक तनाव है, पर गांव के बुजुर्ग कुछ और ही कह रहे थे। उनका मानना था कि माँ को किसी बुरी नजर ने नहीं, बल्कि किसी गंदी हवा ने पकड़ लिया है। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो मेरे पिता ने गांव के सबसे पुरानी महिला उमा काकी को बुलाने का फैसला किया। उमा काकी के बारे में सब जानते थे कि वो उन चीज़ों को देख सकती है जिन्हें आम इंसान नहीं देख पाते। काकी घर आई। उन्होंने माँ के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर उनकी आंखों को गौर से देखा कि चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने पिता से कहा, माधव, यह कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने अनजाने में किसी ऐसी जगह पर पैर रख दिया है जहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अब इसका केवल एक ही इलाज है, उतारा, मतलब टोटका। उतारा शब्द सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा काम था जिसे आधी रात के घने अंधेरे में गांव के बाहर किसी पुराने पेड़ के पास जाकर रखना था। काकी ने
अपना झोला खोला और सामान निकालने लगी। उतारा तैयार करने का तरीका जितना रहस्यमय था उतना ही डरावना भी था। काकी ने एक काला पुराना कपड़ा बिछाया, उसमें 7 सूखी लाल मिर्ची रखी, थोड़ा काला नमक डाला और फिर अपनी पोटली से एक अजीब सी चीज निकाली। वह एक पुराना और सूखा हुआ नींबू था, जिसके आर पार लोहे की 3 जंग लगी हुई कीली ठोकी गई थी। काकी ने उस पर गहरा लाल सिंदूर छिड़का। उस सिंदूर की गंध ऐसी थी जैसे ताज़ा ब्लड की महक होती, मतलब खून की महक होती। अंत में उन्होंने उस पोटली को बांधने के लिए किसी धागे का नहीं बल्कि इंसानों के बालों की एक मोटी लट का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने आखिरी गांठ लगाई, मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में अचानक बहुत ठंड बढ़ गई हो। काकी ने वो पोटली मुझे थमा दी। मनीष, मतलब उसका नाम मनीष था। मनीष, आज रात ठीक 12 बजे तुम्हें इस गांव के बाहर उस पुराने इमली के पेड़ के पास रख कर आना है। याद रखना, ये कोई मामूली काम नहीं है। तुम इसे जमीन पर रखोगे, अपने हाथ धोगे और बिना पीछे मुड़े सीधे घर वापस आओगे। चाहे कोई तुम्हें पुकारे, चाहे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, चाहे तुम कुछ भी डरावना सुनाई दे, कुछ भी सुनाई दे, पीछे से आवाज आए, तुम्हें पुकारा बेकारा, ऐसे पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़े तो जो चीज़ तुम्हारी माँ को छोड़कर इस पोटली में आई है वह तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। रात के 11:15 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। बाहर घना कोहरा था और झिंगोरे की आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। मैंने टॉर्च ली, वह भारी पोटली अपने बैग में रखी और इमली के पेड़ के ओर चल पड़ा। वो रास्ता बिल्कुल वीरान था। ऊबड़ खाबड़ पगडंडी, दोनों तरफ सूखी डालियों और दूर से आती सियार के रोने की आवाजें, कुत्तों के रोने की आवाजें। जैसे जैसे मैं उन पुराने इमली के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। मैंने टॉर्च घुमाकर पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है। इमली का वो पेड़ इमली का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी डंडियों किसी राक्षस के हाथों की तरह चारों तरफ फैली हुई थी। कहते थे कि उस पेड़ पर पुराने जमाने में लोग बलि दिया करते थे। पेड़ के पास पहुंचते ही एक ऐसी बदबू आई जैसे कहीं मांस सड़ रहा हो। मेरा जी मचलने लगा, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना था। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला और वो काली पोटली पेड़ के जड़ के पास रख दी। काकी के कहे अनुसार मैंने लोटे से हाथ धोया और
मुड़ने ही वाला था कि तभी पेड़ के ऊपर से एक तेज खिलखिलाहट सुनाई दी। वो किसी बच्चे के हंसने जैसी आवाज थी, पर उसमें अजीब सी ही नफरत और गुस्सा भरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सामने की ओर कदम बढ़ाया। 2-3 कदम बढ़ाए। अचानक मेरे पीछे से एक भारी आवाज आई, जैसे कि कोई जमीन पर बहुत तेज से रगड़ रहा हो। मतलब खेर खेर के मच मच मच, और जैसे आवाज रहती है ना, वो से वो आवाज किसी चीज की थी जो गली थी। मतलब गली थी। अब मतलब मेणबत्ती जैसे गलती वैसे गली थी और जमीन पर रेंग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो चीज मेरे ठीक पीछे है। उसकी ठंडी सांसों मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। तभी एक आवाज आई, मनीष बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे क्या? वो आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, पर मेरा मन हुआ कि अभी पीछे मुड़कर देखो, क्या माँ सच में मेरे पीछे आई है। लेकिन तभी उमा काकी की चेतावनी मेरे दिमाग में आई, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं भागने लगा। मेरी सांस फूल रही थी, पसीना आंखों में जा रहा था। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं लड़बड़ाता गिर गया। खुद को संभालने के चक्कर में मेरा शरीर आधा पीछे की ओर घूम गया। मेरी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए उस चीज पर पड़ गई जो मेरे पीछे थी। जो मैंने देखा उसमें मेरा होश उड़ा दिया। मतलब जो मैंने देखा उसका होश उड़ गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा काली वाला जीव था जो जमीन पर रेंग रहा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसके नाखून जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसका चेहरा उसका कोई चेहरा ही नहीं था। वो सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था और उसमें से सफेद पट्टियां बाहर निकल रही थी। उसने अपना हाथ मेरे ओर बढ़ाया। उसके लंबे नाखून मेरे कमीज को छूने ही वाले थे कि मैं पूरी ताकत लगाकर सीधा भाग गया और गांव की ओर भागा। मेरे पीछे वो रेंगने वाली आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों हाथ जमीन पर एक साथ थप्पड़ मार रहे हो। मतलब ऐसे। मैं घर पहुंचा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। पिता और उमा काकी वही बैठे थे। काकी ने मुझे देखा और काकी ने देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब अवस्था थी उसके लिए, उसका चेहरे का रंग उड़ गया। उमा काकी और पिता, उन्होंने देखा कि मेरे कमीज के पीछे 3 लंबे खरोच के निशान थे। काकी चिल्लाई, तुम पीछे मुड़े थे क्या? ऐसे 2 बार पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, काकी मैं बस आधा मुड़ गया था, मैं गिरा था इसलिए मुड़ा। काकी ने गहरी सांस ली और कहा, किस्मत वाले हो कि सिर्फ आधे मुड़े हो। अगर तुम पूरा मुड़कर उसकी आंखों में
झांक लेते तो आज तुम्हारी जगह उस पेड़ के नीचे सिर्फ तुम्हारी हड्डियां मिलती। उस रात हम में से कोई नहीं सोया, मतलब सो नहीं गया। बाहर पूरी रात दरवाजे पर कोई हाथ मार रहा था, कोई रो रहा था, कोई आवाज दे रहा था, लेकिन उमा काकी ने हमें हिलने मतलब जगह छोड़ने की ये नहीं की, जगह मत छोड़ो ऐसी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बाहर सब कुछ शांत था। मेरी माँ गहरी नींद से जागी। उनका चेहरा अब साफ था, मतलब दिख रहा था, और वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लेकिन मेरे लिए वो रात कभी खत्म नहीं हो गई। आज भी जब मैं किसी अंधेरे रास्ते पर चलता हूँ और पीछे से कोई मेरा नाम पुकारता है तो शरीर डर के मारे पत्थर का हो जाता है। मुझे आज भी सपने में वो रंगीन वाली आकृति दिखती है। गांव के लोग कहते हैं कि वो उतारा अब उस इमली के पेड़ का हिस्सा बन गया है। वो जीव अब भी वही है, किसी नए उतारे का इंतजार कर रहा है। वो रेंगता है, वह पुकारता है, और वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करता है कि कोई गलती से पीछे मुड़कर देखे। आपको ये कहानी कैसी लगे? अच्छी लगे तो लाइक करो।